हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 सब्जेक्ट की यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे उपनिवेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या क्या नीतियाँ बनाई, कैसे उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में बदल दिया, कौन कौन सी मुख्य उन्होंने नीतियाँ बनाई थी। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली जो उन्होंने व्यवस्था की भारत में उपनिवेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, वो व्यवस्था थी भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि लैंड सेटलमेंट। क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कृषि से होता है। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत की कृषि पर राजस्व एकत्र करना शुरू कर दिया, यानी कि टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन ने भारत में कृषि से अधिकतम राजस्व एकत्र करने के लिए अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएं, यानी कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किए, अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसीज़ निकाली, जिनमें से 3 प्रमुख थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था। दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था, इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसको मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया था। इसमें ज़मींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था, एंड जो ज़मींदार होते थे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो निश्चित मात्रा में किसानों से कर को वसूल करें और अंग्रेज़ों को दें, ताकि अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। ज़मींदार अपने अधीन किसानों से कर वसूलते थे, जिससे किसानों पर भारी दबाव पड़ता था। इसके कारण ही किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि रैयतवाड़ी सिस्टम। इसको मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया। इसमें जो किसान थे उनसे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कर वसूल करते थे। मतलब कि इसमें क्या था, मीडिएटर्स यानी कि ज़मींदारों की भूमिका हटा दी गई थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो डायरेक्टली किसानों से टैक्स को लेती थी। किसान सीधे सरकार को कर देने के लिए जिम्मेदार थे, जिससे उनकी भूमि पर उनका स्वामित्व बना रहे। जो किसान कर चुकाने में विफल हो जाते थे, मतलब कि टैक्स पे नहीं कर पाते थे, उन किसानों की ज़मीन कौन ले लेता था, ब्रिटिशर्स ले लेते थे और उसको बेच देते थे। बेचकर उनको जो पैसे मिलते थे उससे टैक्स की रिकवरी करते थे। तो ये सिस्टम उस टाइम पर रैयतवाड़ी व्यवस्था में चलता था। ठीक है। इसके अलावा इसमें भी टैक्स की जो रकम थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर होते चले गए। तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू किया गया। इसमें एक गांव या महल को कर देने का उत्तरदायित्व दिया गया था। इसमें भी किसानों पर कर का बोझ काफ़ी ज़्यादा होता था, तथा ज़मींदारों की भूमिका को इस व्यवस्था में भी हटा दिया गया। ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें क्या था, महल कहा जाता था गांव को। ठीक है। एक महल में 1 या 2 गांव शामिल होते थे, एंड गांव का जो मुखिया होता था वो क्या करता था, ये सुनिश्चित करता था कि गांव में जितने भी किसान हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स टाइम से पे कर दें। इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टैक्स पेमेंट की। ठीक है। कि जो मुखिया होता था उसको पूरे समुदाय का, पूरे गांव के किसानों के टैक्स पेमेंट का रिकॉर्ड रखना होता था। टैक्स पेमेंट के लिए एक विलेज कमेटी बनाई जाती थी, जो कि ये सुनिश्चित करती थी कि गांव के सभी किसान जो है वो टाइम से अपना टैक्स पे कर दें। ठीक है। इन भू राजस्व व्यवस्थाओं की वजह से किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो कर्ज के बोझ तले दब गए, जिसके लिए उनको अपने खेत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया तथा भारतीय समाज पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला। सेकंड जो था, जो व्यवस्था शुरू की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा,
भारतीय व्यवस्था को उपनिवेशी व्यवस्था बनाने के लिए तो क्या थी, कृषि का व्यावसायीकरण। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया, कॉमर्शलाइजेशन कर दिया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। ब्रिटिश शासन से पहले जो किसान होते थे वो खाद्य फसलें उगाते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, भारत में व्यावसायिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया, जैसे कपास, जूट, अफीम। इन सब की खेती को बढ़ावा देने का काम किसने किया, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इन सब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती थी ब्रिटेन में। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत के किसानों को फोर्स किया कि वो व्यावसायिक फसलें उगाएं। इन फसलों को नकदी फसल भी कहा जाता था। नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, किसानों के साथ काफ़ी सारे अनुबंध भी साइन किए, जिसमें किसान जो थे वो फोर्स हो जाते थे व्यावसायिक फसलों को उगाने के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो नकदी फसलें उगाई जाती थी उसको ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल के रूप में भेज दिया जाता था, मतलब कि उसका निर्यात कर दिया जाता था ब्रिटेन में, ताकि ब्रिटेन में जो उद्योग हैं उनको कच्चा माल प्राप्त हो सके। तो ये काम ब्रिटिशर्स ने किया एंड भारत की अर्थव्यवस्था को उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसानों को पारंपरिक खाद्यान्न फसलें जैसे धान और गेहूं के स्थान पर नकदी फसल जैसे नील, कपास, जूट, चाय, गन्ना, इन सब की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों की आजीविका इससे संकट में आ गई। अब किसान जो थे उनके पास खुद के खाने के लिए फसल नहीं होती थी, क्योंकि वो नकदी फसल उगाते थे। इस वजह से क्या होता था, उनके पास खुद के आजीविका को चलाने के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के खाने के लिए फसल नहीं होती थी, जिससे जो किसान थे उनके ऊपर जो आर्थिक जोखिम का संकट था वो बढ़ता गया। ठीक है। नकदी फसलें जो थी वो कृषि से जुड़े आर्थिक जोखिमों को बढ़ाती थी, क्योंकि इनकी कीमतें बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा अस्थिर होती थी। इसलिए क्या होता था, कई बार किसानों को नकदी फसल की वजह से आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता था। ठीक है। अब जो खाद्यान्न फसलें होती है उनकी निश्चित कीमत बाज़ार में तय होती थी, जैसे गेहूँ या धान, इन सब की निश्चित कीमत बाज़ार में निर्धारित होती थी। लेकिन जो नकदी फसलें होती थी वो आर्थिक जोखिम वाली थी। मतलब जैसे अगर कोई किसान नील की खेती कराए तो ये फिक्स नहीं है कि उसको मार्केट में, बाज़ार में नील का क्या प्राइस मिलेगा। मतलब कि जो नकदी फसलें होती थी उनकी कीमतें बाज़ार में अस्थिर होती थी, कभी कम कभी ज़्यादा। इस वजह से कई बार ऐसा होता था कि किसान नकदी फसल उगाए लेकिन उनकी फसल बहुत ही कम मूल्य पर बिके, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा कर्ज के बोझ में दब जाते थे, काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में फंस जाते थे। ठीक है। नकदी फसल के उत्पादन के कारण खाद्यान्न की कमी हो गई, जिससे भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। भारत के किसानों को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी साहूकारों से पैसे लेने के लिए, जिसकी वजह से वो साहूकारों के चंगुल में फंसते चले जाते थे। ठीक है। खेती का व्यावसायीकरण किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हुआ, लेकिन इसका मुख्य लाभ जो था वो किसको मिल रहा था, ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों को। ठीक है। तीसरा जो काम ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर किया, भारत की अर्थव्यवस्था को उपनिवेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, वो था उद्योगों का पतन, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बहुत सारे पारंपरिक उद्योग थे जिनको ब्रिटिशर्स ने नुकसान पहुंचाया। इन उद्योगों का पतन हो गया, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन में बनने वाले माल को वो भारत में लाकर बेचने लग गए। एंड क्योंकि मशीनी बना सामान सस्ता होता था, अच्छा होता था, इसीलिए जो भारत के लोग थे अब वो मशीन निर्मित ब्रिटिश उत्पादों का उपयोग करने लग गए।
क्योंकि ब्रिटेन से आयात किए हुए जो वस्त्र होते थे या जो दूसरी चीज़ें होती थी वो मशीन से बनी होती थी। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया था, मशीनें आ गई थी, तो मशीनी उत्पाद का भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया। क्योंकि मशीनी उत्पाद सस्ते होते थे, अच्छे होते थे और कम समय में बन जाते थे। तो इसीलिए जो भारत के लोग थे सस्ता माल खरीदने के चक्कर में ब्रिटेन के उत्पादों को खरीदने लग गए। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ, जबकि जो भारतीय उद्योग में बनने वाले सामान थे, भारतीय कुटीर उद्योग में जो सामान बनते थे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, क्योंकि भारत के कुटीर उद्योग में बने हुए सामान का मूल्य ज़्यादा होता था अपेक्षाकृत ब्रिटिश उत्पादों से। ठीक है, इस वजह से क्योंकि भारतीय लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना अधिक मूल्य खर्च करके भारतीय कुटीर उद्योग में बने हुए सामानों को खरीद सकें, इसीलिए वो ब्रिटेन में बने हुए सामान को खरीदने लग गए, जिससे किसको फ़ायदा होगा था, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होगा था। और इसका असर ये पहुंचा कि भारतीय उद्योगों का पूरी तरीके से पतन हो गया। ठीक है, भारत का कपड़ा उद्योग, भारत का कुटीर उद्योग सब धीरे धीरे समाप्त हो गए। इसके अलावा लोहे और इस्पात के जो उद्योग थे भारत में वो भी ब्रिटिश नीति के कारण बर्बाद हो गए। भारतीय औद्योगिक धातु निर्माता को ब्रिटिश कारखानों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था और वे अपने उद्योगों को बनाए रखने में असफल रहे। इसके अलावा भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए, क्योंकि भारत के लोग मशीन निर्मित उत्पादों का उपयोग अब करने लग गए, क्योंकि मशीन निर्मित उत्पाद सस्ते होते थे। इस वजह से इसका असर ये हुआ कि भारत के कारीगरों तथा शिल्पकारों को बहुत बड़ी आर्थिक हानि हुई। इस औद्योगिक पतन का परिणाम ये हुआ कि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र से कृषि आधारित उपनिवेश में बदल गया। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में बदल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।